So hello everyone. In today's video, we are going to discuss a UPSC mains question. Okay, so let's discuss. Basically ये question में इस question में बोला गया है कि बताना है petroleum refineries are not necessarily located near to crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Okay, इसके implications बताना है. Okay, basically क्या होता है कि जो developed countries होते हैं, right, उसके उसमें क्या होता है कि आपका जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ है, ओके, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ वो आपके क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ जहाँ पे आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके पास होता है. ओके, इन दोनों का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है. बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग, उनमें उसमें क्या इसका अपोजिट देखा जाता है कि ऐसा केस हर किसी के साथ नहीं होता है. लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ जो होती हैं वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर होती हैं, राइट. तो बताना है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, राइट. सो लेट्स सी. बेसिकली जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं आर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ दैट प्रोसेस क्रूड ऑयल इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स. ओके, तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है वो क्या होते हैं, बेसिकली रिफाइनरीज का काम क्या होता है, उसमें जो क्रूड ऑयल होते हैं वो अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट्स में हम उसे प्रोसेस करते हैं, जैसे कि गैसोलीन हो गया, डीजल, जेट फ्यूल एक्सेट्रा. नाउ द लोकेशन ऑफ दीज रिफाइनरीज इज डिटरमाइंड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. तो इनके जो लोकेशन होते हैं वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. क्या क्या फैक्टर्स है? अवेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू मार्केट. तो पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू मार्केट, राइट. लोकल रेगुलेशंस, फिर इन सब पे डिपेंड करते हैं. बहुत सारे ऐसे डेवलप कंट्रीज़ होती हैं जिसमें रिफाइनरीज आर टिपिकली लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ में क्या होती हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज आसपास ही होती है क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के साथ. टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो उसमें क्या होता है, अगर ये सामने है इससे इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी रिड्यूस हो गया, ठीक है. मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट था वो भी बच गया और इकोनॉमी भी आपका सेव हो गया पैसा. सो हाउएवर इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा केस नहीं होता. तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके पास लैक द नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन. एज हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है. ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मूव क्रूड ऑयल फ्रॉम प्रोड्यूसिंग साइट टू द रिफाइनरी. तो ट्रांसपोर्टेशन का इशू होने की वजह से हम जो क्रूड ऑयल है उसे क्या रिफाइनरी तक पहुंचा नहीं पाते हैं ईजिली. दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ क्रूड ऑयल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हम क्रूड ऑयल को लार्ज डिस्टेंस मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, विच कैन इंक्रीज कॉस्ट. जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड मेक इट लेस इकोनॉमिक. तो इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक है हम लॉस में जाते हैं. एंड टू लोकेट अ रिफाइनरी नियर द प्रोडक्शन साइट. Additionally, many developing countries lack the necessary regulations and infrastructure to support the construction and operation of large-scale refineries. तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, मनी नहीं है, इतना उनके पास पैसे नहीं है कि वो रिफाइनरीज ओपन कर सके, ओके, नियर बाई लोकेशन में, ठीक है. नाउ विच कैन फर्दर डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनरीज नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़. तो एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपका क्या हो गया, इकोनॉमी लॉस में हो गया, इकोनॉमिक आपका बेनिफिट नहीं हो पाया. नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपके नेसेसरी रेगुलेशंस नहीं है वहाँ पर, या फिर मनी भी नहीं है ताकि हम ऑयल रिफाइनरीज लगा सके. इतने बड़े बड़े होते हैं, लार्ज रिफाइनरीज होती है, तो उसको लगाने का भी हमारे पास पैसे होने चाहिए. अनदर रीज़न, तो दो रीज़न यहाँ से निकल के आ गया. दूसरा एक और रीज़न है कि लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड रिफाइनरीज इन डेवलपिंग कंट्रीज इज दैट दीज कंट्रीज ऑफन हैव अ लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट. तो बेसिकली क्या होता है, इनके पास जो डोमेस्टिक मार्केट है, उन डोमेस्टिक मार्केट जो होती है बहुत लिमिटेड होती है फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, ठीक है. एज अ रिजल्ट मेनी डेवलपिंग कंट्रीज चूज टू एक्सपोर्ट देयर क्रूड ऑयल रादर दैन रिफाइनिंग इट. तो उनके पास जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो सोचते हैं कि इसे हम एक्सपोर्ट ही कर देते हैं रिफ़ाइन करने से अच्छा.
दिस कैन मेक इट लेस इकोनॉमिकल वायबल टू बिल्ड रिफाइनरीज नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज एज दे मे नॉट बी सफिशिएंट मार्केट फॉर द रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो उनको लगता है कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होंगे जो हम रिफाइन करेंगे इतने मेहनत से, तो उसके लिए तो कोई डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं है। ओके, अगर डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उसे वो करके, राइट? इसलिए भी नहीं करते। इन एडिशन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। तो फिर उनके पास क्या होता है, कैपिटल का भी शॉर्टेज होता है और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी नहीं होती है टू बिल्ड एंड ऑपरेट रिफाइनरीज। तो इतने ज़्यादा स्किल भी नहीं है किसी के पास कि वो ऑपरेट कर सके रिफाइनरीज़ को, वो विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड न्यू रिफाइनरीज। तो न्यू रिफाइनरीज बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है। व्हेन दे आर लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज मेनी डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो लैक द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर even when they are located near crude oil producing areas, many developing countries also lack the political stability नहीं है, governments और law in order to protect large investment and projects, जो कि डिस्करेज करते हैं ऑयल कंपनीज़ को टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रिफाइनरीज। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट हो गए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, लॉ मेकिंग नहीं है उतनी ज़्यादा कि ताकि वो रिफाइनरीज बना सके, ऑपरेट कर सके। इन कंक्लूजन में बोले तो लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरीज इज डिटरमाइंड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्या क्या हमने बात किया, एक तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सेकंड फैक्टर इज एक्सेस टू मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट नहीं है, थर्ड इज़ लोकल रेगुलेशंस। बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू लोकेट रिफाइनरीज नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग्स। ओके, अब ना बेसिकली हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखो नाइजीरिया की बात करते हैं। नाइजीरिया में क्या होता है, नाइजीरिया वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स। आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो, राइट? नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स होता है, येट इट लैक्स नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, इसके बाद भी इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ओके, एंड रेगुलेशंस टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ लार्ज स्केल रिफाइनरीज। तो इसलिए वो लार्ज स्केल रिफाइनरीज नहीं बना पाता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द नाइजीरियाज क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड। तो जो नाइजीरिया का मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल है वो बेसिकली एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो वो रिफाइन नहीं कर पाता है। एंड द कंट्री रिलाइज ऑन इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, राइट? और जो ये कंट्री है नाइजीरिया वो इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होता है, ओके, डिपेंडेंट होता है। ना वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड, येट रिफाइनरीज आर नॉट वेल मेंटेन। उनकी रिफाइनरीज जो होती हैं वो मेंटेन नहीं है, ओके, एंड हैव लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। This has led to a shortage of refined products and a reliance on imports. Now next is Mexico. Mexico is also a significant crude oil producer है, yet many of its refineries are outdated and unable to process heavy crude oil that is produced in the country. As a result, Mexico जो है वो import करता है refined products को अपने domestic demand को meet करने के लिए। नेक्स्ट ईरान की बात करें तो ईरान जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इन द वर्ल्ड में, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व है, येट इस रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है और एंड इस रिफाइनरीज आर आउटडेटेड भी है एंड नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन की उसकी में बहुत नीड है, करना बाकी है। ड्यू टू यूएस सैंक्शन की वजह से जो ईरान है वो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा है टू इम्पोर्ट रिफाइंड इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी विच इज़ लिमिटेड इज रिफाइनिंग कैपेसिटी। तो उसको रिफाइंड इक्विपमेंट चाहिए जो कि यूएसए के सैंक्शन की वजह से नहीं ला पा रहा है ईरान। नेक्स्ट इंडोनेशिया जो है वाज वंस अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। तो इंडोनेशिया एक नेट एक्सपोर्टर था ऑयल का, ओके, एक्सपोर्टर था ऑयल का, बट प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गया और डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गया। नाउ द कंट्री हैज़ हैड टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। कंट्री को क्या करना होता है, क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करना होता है। नाउ डिस्पाइट हैविंग सेवरल रिफाइनरीज, तो इंडोनेशिया के पास रिफाइनरीज होने के बावजूद मेनी ऑफ देम आर स्मॉल एंड आउटडेटेड, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, राइट? तो इतने ज़्यादा स्मॉल है एंड आउटडेटेड है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ ये कुछ एग्जांपल्स थे, बट सिमिलर सिचुएशन कैन बी फाउंड इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो जैसे कि आपने देखा ये सब एग्जांपल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। द लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज रिफाइनरीज डेवलपिंग कंट्रीज। तो अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं क्या, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो इसलिए होता है एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस, ऊपर में देखा हमने। तो इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे। व्हेन रिफाइनरीज आर नॉट लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो जैसे कि रिफाइनरीज अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के पास नहीं होंगी तो इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड, पूरा नहीं हो पाएगा डोमेस्टिक डिमांड।
रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए, लीडिंग टू रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स, हमें इम्पोर्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा. दिस कैन बी कॉस्टली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़. तो ये जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. दे मे हैव टू पे मोर फॉर इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैन दे वुड फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स. ओके. लॉस ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? लॉस ऑफ रेवेन्यू. नाउ इसमें लॉस ऑफ रेवेन्यू में क्या होता है? व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सपोर्टेड रादर दैन रिफाइंड डोमेस्टिकली. तो रेवेन्यू का लॉस कैसे हुआ? जब हम क्रूड ऑयल को बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो हम सपोज़ करो कि यहाँ पे कोई एक कंट्री है, वेनेजुएला या फिर कोई, तो इनमें बहुत ही क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो गया. ओके, हमारे पास क्रूड ऑयल है. अब क्या हुआ? क्रूड ऑयल तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास रिफाइनरीज नहीं है उसे रिफाइन करने के लिए. ओके, तो हमने क्या किया? उसे एक्सपोर्ट कर दिया. ओके, country may miss out on revenue that could be generated from the sale of refined products. तो सपोज़ करो यहाँ पे आपके पास मैंगो है. ओके, लेकिन आपके पास मिक्सी नहीं है उसको मिक्स करने के लिए और जूस बनाने के लिए. तो मैंगो को आपने बेचा 50 रुपीज़ में या फिर 10 रुपीज़ में आपने बेच दिया किसी और को, और उसने क्या किया? उसके पास मिक्सी है तो उसने जूस बना के बेचा, माज़ा बना के या फिर कुछ भी, तो उसे अराउंड 80 रुपीज़ मिला. तो 70 रुपीज़ का उसे फ़ायदा मिला. लेकिन आपके पास क्या हो रहा है? आप इसे अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास मिक्सी नहीं है, रिफाइनरीज नहीं है, तो क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑफ रेवेन्यू. नेक्स्ट, एडिशनली व्हेन ए कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स इट कैन लूज आउट ऑन पोटेंशियल रेवेन्यू फ्रॉम रिफाइनिंग क्रूड ऑयल डोमेस्टिकली. ओके. ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देख सकते हो आप इसमें. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे होगा? Now environmental impact, the transportation of crude oil over long distances can have a significant environmental impact. Okay, तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हम क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं क्रूड ऑयल का लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है. इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑयल स्पिल्स. तो अगर हम क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं रादर दैन रिफाइनिंग, तो इसमें ऑयल स्पिल्स के केसेस में देखने मिल सकते हैं. एडिशनली इफ रिफाइनरीज आर नॉट लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इट कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड रेगुलेट देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखना भी मुश्किल हो जाएगा. नाउ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़, हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंड हो रहे हैं. व्हेन ए कंट्री रिलाइज ऑन इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स, तो हम हमारे पास प्रोडक्ट है, लाइक हमारे पास मैंगो प्रोडक्शन हो रहा है, बट हम जूस के लिए किस पे डिपेंड है? बाहर के कंट्री पे डिपेंड है कि वो हमें जूस देगा तो हम पियेंगे. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आपके पास क्रूड ऑयल तो है बट रिफाइंड प्रोडक्ट्स आपको बाहर कंट्री से डिपेंड होना पड़ रहा है. इट कैन बिकम डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर इस एनर्जी सप्लाई. दिस कैन मेक कंट्री वल्नरेबल टू प्राइस वोलेटिलिटी एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन द ग्लोबल ऑयल मार्केट. ना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा. तो इफ रिफाइनरीज आर नॉट लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज, अगर आपकी रिफाइनरीज क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के पास नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा. राइट, अनएम्प्लॉयमेंट होगा. इसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा. नाउ इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू क्रिएट जॉब्स इन लोकल एरिया. तो इसके वजह से क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट होगा जॉब लेना लोकल एरिया में. एडिशनली कंट्री इज एक्सपोर्टिंग क्रूड ऑयल रादर दैन रिफाइनिंग इट डोमेस्टिकली इट कैन मिस आउट एन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रिफाइनिंग सेक्टर. नाउ लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट, तो लिमिटेड, अगर आपके पास डोमेस्टिक मार्केट बहुत लिमिटेड है तो क्या होगा? विद अ रिफाइनरी नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इट कैन लिमिट द डोमेस्टिक मार्केट को बहुत लिमिट कर देगा. ओके, क्योंकि आपका डोमेस्टिक जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाओगे आप. जैसे कि आपने देखा कि इसके केस में देखा आपने, किसके केस में? इंडोनेशिया के केस में, कि उसके पास रिफाइनरीज तो है बट उनका जो प्रोडक्शन है काफ़ी डाउन हो गया है और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके पास अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो आप फुलफ़िल नहीं कर पाओगे डोमेस्टिक डिमांड को. ओके, एंड कैन लिमिट द कैपेसिटी टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल. Now, overall, a lack of proximity between the crude oil producing areas and refineries in developing countries can have a significant economic and social impact. तो इनमें इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा. कैन लिमिट द कंट्रीज एबिलिटी टू अचीव एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस. तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को आप मीट नहीं कर पाओगे और इंडिपेंडेंस नहीं बन पाओगे. तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया, तो हम पॉइंट्स में फिर से रीजंस डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से. और तो पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे, उसमें तो मैंने ऐसे बताया था. तो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई रिफाइनरीज आर नॉट नेसेसरी लोकेटेड नियर द क्रूड ऑयल. तो देख लो कैसे कैसे आप लिख सकते हो. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है. लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज लैक द नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन. तो बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें
ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि पाइपलाइन हो गया, पोर्ट्स टू मूव क्रूड ऑयल फ्रॉम द प्रोडक्शन साइट टू द रिफाइनरी. दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रूड ऑयल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, विच कैन इंक्रीज कॉस्ट एंड मेक इट लेस इकोनॉमिकल टू लोकेट अ रिफाइनरी नियर द प्रोडक्शन साइट. तो आपके पास क्या है, पाइपलाइन नहीं है, ओके, पाइपलाइन के लिए नहीं है, या फिर आपके पास पोर्ट्स नहीं है क्रूड ऑयल को रिफाइनरी तक पहुंचाने के लिए. तो इसलिए यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल को बाहर भेजना होता है किसी और कंट्री में, रादर दैन आप नियर बाई उसे रिफाइन करने के बजाय आप बाहर भेज देते हो. लैक ऑफ रेगुलेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एज आई हैव सेड, बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनके पास नए से रेगुलेशंस नहीं होते और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते ताकि वो सपोर्ट कर सके कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लार्ज स्केल रिफाइनरीज. तो रिफाइनरीज जो होती हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पे बनती है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए या फिर उसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैन पावर चाहिए होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होता है, स्किल्स चाहिए होता है, वो नहीं है यहाँ पर. दिस कैन मेक इट डिफिकल्ट टू बिल्ड एंड ऑपरेट रिफाइनरीज इन दीज कंट्रीज विच कैन डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ रिफाइनरीज नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये डिस्करेज करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग जो एरियाज़ है उसके आसपास रिफाइनरीज नहीं बन पाती हैं रेगुलेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से. लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट, तो आपका जो डोमेस्टिक मार्केट होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है. मेनी बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके पास लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब जहाँ जो कंट्री है, सपोज़ करो वेनेजुएला है, तो वेनेजुएला को ऐसा लगता है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट, जैसे कि हम अगर रिफ़ाइन करेंगे प्रोडक्ट्स अपने, तो इतना ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं है कि हम फुलफ़िल कर लेंगे सब कुछ हम फुलफ़िल कर लेंगे उतने जितना हम पैसा लगा रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि रादर दैन रिफाइनिंग वो बाहर भेज देते हैं किसी और कंट्री में और फिर रिफाइंड प्रोडक्ट वहाँ से ही मंगा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं. तो लिमिटेड डोमेस्टिक मार्केट होने की वजह से फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स मेकिंग इट लेस इकोनॉमिकल वेरिएबल टू बिल्ड रिफाइनरीज नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज एज देयर मे नॉट बी सफिशिएंट मार्केट फॉर द रिफाइंड प्रोडक्ट्स. तो इसलिए क्या करते हैं, वो क्रूड ऑयल को नियर बाई नहीं लगाते हैं, रादर दैन वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स है डोमेस्टिक मार्केट को फुलफिल करने के लिए वो इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से. ठीक है, नाउ लैक ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज. टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी नहीं है, मेन बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास कैपिटल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की कमी है टू बिल्ड एंड ऑपरेट रिफाइनरीज विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू बिल्ड न्यू रिफाइनरीज इवन व्हेन दे आर लोकेटेड नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. ओके, सो वो न्यू रिफाइनरीज नहीं बिल्ड कर पाते इसकी वजह से. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनमें आपने देखा क्या क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जियोग्राफिकल रीज़न हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका डोमेस्टिक मार्केट को नहीं फुलफ़िल कर पा रहे हैं. ओके, इकोनॉमिक रीज़न हो गया, फिर पॉलिटिकल रीज़न भी हो, देख सकते हो आप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लैक होता है. गवर्नमेंट्स एंड लॉ ऑफ ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स, तो उन पर पैसा लगाना और लार्ज इन्वेस्टमेंट करना ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि डिस्करेज करते हैं ऑयल कंपनीज़ को टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रिफाइनरीज. तो जो ऑयल कंपनीज़ होती हैं वो रिफाइनरीज़ में नहीं पैसा लगाना चाहती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका पैसा डूब भी सकता है. ऑल दैट सैंक्शंस की बात करें तो ये इंटरनेशनल सैंक्शंस लाइक सम कंट्री जैसे कि ईरान, वेनेजुएला और दूसरे जैसे कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस के अंदर आते हैं बाय द यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे कंट्रीज़ विच लिमिट द एक्सेस टू रिफाइनिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लिमिट करता है उनके एक्सेस को कि वो रिफाइन कर सके इक्विपमेंट को और टेक्नोलॉजी को. और दीज फैक्टर्स मेन कैन मेक इट डिफिकल्ट टू लोकेट रिफाइनरीज नियर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि रिजल्ट करता है लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द टू. नाउ वे फॉरवर्ड की बात करें तो आगे हम क्या कर सकते हैं, देयर आर सेवरल वेज दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन वर्क टू एड्रेस द लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड रिफाइनरीज. कुछ ऐसे पोटेंशियल सॉल्यूशन की बात करें तो इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ट्रांसपोर्टेशन है. तो अगर हम इन्वेस्ट करें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पाइपलाइन, पोर्ट्स टू मेक इट ईजियर टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम प्रोडक्शन साइट टू द रिफाइनरी. दिस कैन रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड मेक इट मोर इकोनॉमिकल टू लोकेट रिफाइनरीज नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज. ठीक है, इम्प्रूविंग रेगुलेशंस, अगर हम रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं. नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ओके, कैन वर्क टू इम्प्रूव रेगुलेशंस, वो वर्क कर सकती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ वर्क कर सकती है रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ लार्ज स्केल रिफाइनरीज, ताकि वो क्या कर सके, ऑपरेट कर सके
एंड कंस्ट्रक्ट कर सके large scale refineries को. This can make it easier to build and operate refineries in these countries, which can encourage development of refineries near the crude oil producing areas. ठीक है. Now building refineries to meet domestic demand. refineries को build करना domestic demand को meet करने के लिए. Okay. Now developing countries can focus on building so domestic जो developing countries हैं वो focus करती है कि वो refineries को build कर सके और capable है of meeting domestic demand for refined products. Okay, this can create jobs and revenue in the local area, can help reduce dependence on imported refined products. Refineries को build कर सकती है to meet domestic demand, right? तो developing countries जो है वो focus कर सकती है कि वो refineries को build करे जो कि उनके domestic demand को at least fulfill कर सके. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, jobs creation होगी और revenue बनेगा local area में. वो help करेगा कि हाँ dependence को कम करने के लिए और इम्पोर्टेड रिफाइंड प्रोडक्ट्स राइट. नाउ डेवलपिंग डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़. अगर हम डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ कैन वर्क टू डेवलप द डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ बाय इन्वेस्टिंग इन मॉडर्नाइजेशन. तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्ट करें, ओके, मॉडर्नाइजेशन में ऑफ द रिफाइनरीज एंड बाय डेवलपिंग टेक्निकल एक्सपर्टाइज, तो हम जैसे कि स्किल डेवलपमेंट में काम करें इस एरिया में, या फिर हम क्या करें, मॉडर्नाइजेशन करें अपने रिफाइनरीज़ के अंदर, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं. इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट हम इनकरेज तो कर ही सकते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में. डेवलपिंग कंट्री जैसे कि कैन क्रिएट अ कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द रिफाइनिंग सेक्टर बाय ऑफरिंग टैक्स इनिशिएटिव्स. टैक्स इनिशिएटिव्स को ऑफर करें एंड दूसरे फॉर्म ऑफ सपोर्ट टू फॉरेन ऑयल कंपनीज विलिंग टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रिफाइनरीज. तो जो भी ऑयल कंपनीज, जैसे ऑयल कंपनीज अपना पैसा नहीं लगाना चाहती हैं, वो डरती हैं कि इतने ज़्यादा पैसे हम लगाएंगे रिफाइनरीज पे तो डूब भी सकता है. तो यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को. तो अगर यहाँ पे अगर इंकरेज करेंगे तो जैसे ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स, तो यहाँ पे वो जो कंपनीज़ है वो आगे आएंगी और रिफाइनरीज को बिल्ड करना जो चाहती हैं वो आगे आएंगी और ये काम करेंगी. ओके. सॉल्विंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व करना होगा. डेवलपिंग कंट्रीज कैन वर्क टू इम्प्रूव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ओके. द गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा टू प्रोटेक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रोजेक्ट्स जो कि इंकरेज करते हैं ऑयल कंपनीज़ को टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग रिफाइनरीज. ठीक है. नाउ लिफ्टिंग सैंक्शंस. अब सैंक्शंस को लिफ्ट करना होगा. कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जैसे ईरान, वेनेजुएला, दूसरे अदर, जो वर्क टू लिफ्ट इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज बाय यूनाइटेड स्टेट्स, इस पर काम कर सकती हैं. और दूसरे कंट्रीज जो उन पर सैंक्शंस लगाते हैं उन पर काम कर सकती हैं, विच कैन गिव देम एक्सेस टू रिफाइनिंग इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज सॉल्यूशंस में नॉट बी ईजी टू इम्प्लीमेंट. तो ये जो सैंक्शंस एंड ऑल दैट, ये सब जो है वो ईजी नहीं है, बट require significant investment and political will. Okay, but if done correctly, they can help to reduce dependence on imported refined products, create job and revenue, and support energy security and independence in developing countries. तो यहाँ पे क्या क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो हम क्रिएट कर सकेंगे जॉब को, यहाँ पे जॉब एंड रेवेन्यू, राइट. नेक्स्ट आपका एनर्जी सप्लाई सपोर्ट कर सकेंगे एनर्जी सिक्योरिटी को. ठीक है. एंड आपका इंडिपेंडेंस होगा डेवलपिंग कंट्री का. सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और सब समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो. आई विल पोस्ट डेफिनेटली. कमेंट में बताना आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर डिटेल में चाहिए. तो thank you so much for watching this video, and also subscribe to my channel if you like it. So thank you so much and bye.